दोस्तों स्वामी आर्य देवेश जी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि टिकरी बॉर्डर पे वो क्या आए हैं और किसान आंदोलन पे उनके क्या विचार हैं। मैं आभास कर रहा हूँ कि हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में जहाँ जहाँ भी देहात के कार्यकर्ता हैं, कई जगह शहरों के कार्यकर्ता भी जो खुल करके ये महसूस कर रहे हैं, जिनका भले ही पार्टी में बीजेपी से भी समर्थन हो, वे लोग भी ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि इतनी ज़्यादा हठ और जिद सरकार को क्यों करनी चाहिए। जब देश के इतने बड़े आंदोलन, ये इतिहास के पन्नों पर पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चला, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की घटना नहीं घटी, शांतिपूर्ण अनुशासन के साथ। घटना तो घटी है, घटना तो 26 जनवरी पे लाल किले पे घटी है। उस घटना को कैसे देखते हैं आप? 62 दिन के बाद, मेरी बात को मैं पहले पूरी कर दूं, 62 दिन के अंदर कोई घटना नहीं घटी। बहुत शांति से, अहिंसा से, मिलजुल कर, प्यार से, बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी जात का व्यक्ति था, चाहे किसी मजहब का व्यक्ति था, सब लोग इस धरने में डटे रहे। 26 जनवरी को सरकार से बाकायदा बात करके किसानों ने अपनी ट्रैक्टरों की रैली या परेड निकालने का एक प्रस्ताव रखा। उसके पीछे बहुत मजबूत तर्क था कि देश का जो शौर्य है उसका प्रदर्शन हमारे देश का जवान करता है। वो राजपथ पर अपनी यात्रा निकालता है और उससे दुनिया के लोग हमारी शक्ति को देखते हैं। वो जवान किसान का बेटा है। किसान ने कहा कि हमारे नौजवान उस वहाँ राजपथ पर शौर्य दिखाते हैं, दिल्ली की सड़कों पर हम किसान की शक्ति का शौर्य भी दिखाएंगे और उसमें हम अपनी झांकियाँ भी लेके आएंगे, किंतु राष्ट्रीय जो समारोह है उसके बाद हम ये शुरू करेंगे। और उन्होंने उसका पूरी तरह से पालन किया। वो जितने भी लाखों ट्रैक्टर आए थे यहाँ पर, लगभग 3-4 लाख ट्रैक्टर इसमें थे, और अगर एक ट्रैक्टर पे 10 लाख लोग, 10 आदमी जोड़ें तो 30-40 लोग भी थे, 30-40 लाख लोग थे। और सारे ट्रैक्टरों के ऊपर झंडे भी थे, तिरंगे। सबको लेकर किसान बहुत शांति से अपने अपने रूट पर वो सारा जुलूस निकाल के निकल गए। यदि वो उपद्रव करना चाहते, यदि उनके मन में कोई भी देश के विरुद्ध कोई विचार होता, तो 3-4 लाख ट्रैक्टर अगर दिल्ली में खड़े हो जाते तो आप सोचते हैं दिल्ली की क्या हालत होती। उन्होंने कोई जिद नहीं की। चंद आदमी जो बहुत पहले से सरकार के नोटिस में थे, किसान नेताओं ने साफ साफ देश के सामने कह दिया कि यद्यपि इस घटना को, जो तिरंगे को लेकर के जो लाल किले पर घटी, हम स्वीकार करते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हमारे साथ इस बात को जोड़ करके अगर कहा गया तो हम शर्मसार हैं, माफ़ी मांगते हैं। किंतु सरकार के नोटिस में ये बात देश के सामने लाई गई कि जिन लोगों ने इस चीज़ का सरंजाम दिया है, जिस चीज़ को सिरे चढ़ाया है, वे लोग कौन हैं। वो पहले दिन से ही जहाँ बैरिकेटिंग सिंघू बॉर्डर पर है और इधर पुलिस है, इन लोगों का कैंप बैरिकेटिंग से परे किसानों के बीच में नहीं था, गाजीपुर में नहीं, सिंघू बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर के उस कैंप में इनका कोई भी अपना पंडाल नहीं था। इनका पंडाल पुलिस ने जानबूझकर जिधर पुलिस का कैंप था उधर लगवा रखा था पहले दिन से। ये कभी भी किसी मीटिंग में नहीं आए, न इनको बुलवाया, ये उसका हिस्सा ही नहीं थे, परंतु सरकार ने इनको अलाउ किया कि तुम यहाँ लगा लो और वहाँ बिठाए रखा। और रात को जब उन्होंने घोषणा कर दी क्या ये लाखों जो ट्रैक्टर आएंगे, हम नेताओं की नहीं मानेंगे, नेता हमको पुलिस के रूट पे ले जाना चाहते हैं, हम तो लाल किले जाएंगे, रात को ही चंद नौजवानों को गुस्सा दिलवा कर, भड़का कर वो कामयाब हुए और सुबह 7:30 बजे वो निकले, जबकि 12 बजे का तय था। तो ये सारी की सारी प्रोजेक्टेड योजना है। मैं पूरी तरह से इस बारे में सरकार को ये कहना चाहता हूँ, और वो चीज़ें सामने आ गई हैं। जो व्यक्ति मुख्य इसका सरगना है उसके वायरल हो गए फ़ोटो, प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो है, और कहाँ का फ़ोटो है, फ़ोटो कहीं इधर उधर का नहीं है, किसी जलसे जुलूस का नहीं है, पीएम हाउस का, साथ रेसकोर्स रोड, जहाँ कोई आदमी एंट्री नहीं कर सकता, इतनी सख्त वहाँ की जो है सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर एक आदमी पीएम के साथ खड़ा हुआ है अटैच किए हुए। आप सोचिए कितनी निकटता उसकी हो सकती है। वही व्यक्ति गृह मंत्री के ड्राइंग रूम में उनसे वार्ता कर रहा है, और वही व्यक्ति ऊपर माइक लेकर के लोगों को भड़का रहा है लाल किले के ऊपर। तो आखिर इसमें कारण क्या है, राज क्या है? क्यों नहीं इसका राज खोलती सरकार? क्यों किसानों को लांछित कर रही है? सरकार को इसका बहुत महंगा पड़ेगा ये आरोपित लगाना कि जो लाखों किसान बेचारे निहत्थे अपने झंडे लेकर अपनी ट्रॉलियों पर 4-4 तिरंगे झंडे चढ़ाकर सम्मान के साथ वापस लौट गए। कोई भी कहीं हुड़दंग नहीं किया,
कहीं भी कोई एक मूंगफली तक उन्होंने नहीं उठाई किसी के ऊपर कोई फब्तियाँ नहीं कसी। इतने लाखों लोग, जहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहीं भी ट्विस्ट हो सकती है चीज़, इतना शांतिपूर्ण तो ये इतिहास बनाया किसानों ने। और उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो देशद्रोही हैं। शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। जिन लोगों से तुम प्रोजेक्टेड योजनाएं बना करके चीज़ें करवाते हो और उनको किसान के माथे पर कलंक लगाते हो, डूब के मरने की बात है। और लेकिन मैं कहता हूँ सरकार फेल हुई है। जिस लाल किले की सुरक्षा के लिए वहाँ मिलिट्री भी है अंदर, वहाँ पुलिस भी है, वो हाथ बांध करके क्यों खड़े रहे? किसने उनको आदेश दे रखा था कि तुमको कुछ नहीं करना? चंद थोड़े से 200-250 नौजवान ऊपर चढ़ गए और उनको पुलिस कुछ नहीं कर पाई और फिर छलांग लगा करके नीचे नदी में कूद गए। ये क्या तमाशा बना रखा? ये योजनाबद्ध तरीके से बदनाम करने के लिए इस शांतिपूर्ण आंदोलन को योजना थी। उसका एक दिन झटका भी लगा, किंतु जब लोगों की आंखें खुली कि ये तो सारा का सारा धोखा है। स्वामी जी, आर्यवैश्य जी, ये लोगों की आंखें टिकैत के रोने के बाद खुली। क्या मानते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन में नई जान फूंकने का काम किया? दोनों कारण है। जब उस व्यक्ति का जो उस कांड में शामिल है उसका फोटो वायरल हो गया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ, गृह मंत्री के साथ ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये जो है सन्नी देओल का जो है चुनाव कैंपेनर है, उसका इंचार्ज है चुनाव कैंपेन का, तो वो व्यक्ति जब पता लग गया इनका आदमी है, वही करा रहा, तो लोगों के मनों में ये आ गया कि ये तो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, आदमी तो इन्हीं का है। किंतु जब उसके बाद लोगों में थोड़ी निराशा आई, तिरंगे का अपमान हो गया, बहुत बड़ा सारे चैनलों ने उठाया। इस देश के चैनल जो इस समय अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, सारे राष्ट्रीय चैनल बिक गए बिल्कुल। जो प्रजातंत्र का सबसे चौथा स्तंभ था वो आज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और इस नाते से लोगों में गलत प्रचार गया। वो तो जब टिकैत निराश थे तो कह रहे थे कि आप सारे दंगाइयों का हिसाब लेंगे। वो टिकैत ने तो अपने दिल से, जब उसने देखा कि यहाँ पर हजारों पुलिस आ गई है, पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है, पीएसी आ गई है और उसमें सीआरपी की बटालियनें लगा दी और वो घेर करके, सबसे बड़ा दुख उसको तब हुआ, वरना आंदोलन में नेता कभी भयभीत नहीं हुआ करते, वो तो जेलों में जाना और आना उनका काम होता है। उनको दुख तब हुआ, रोना तब आया उसको, जब वहाँ के 2 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, नंद कुमार गुर्जर और सुनील शर्मा, वो सैकड़ों अपने उनके भाड़े के लोगों को लेकर के जब रात के अंधेरे में आए, बिजली काट दी, पानी काट दिया और बूढ़े बूढ़े आदमी किसान जो वहाँ थे उनको ठोकरें मारी गई, उनको लाठियों से, डंडों से खोद मारी गई, हरियाणा की भाषा में कहूँ तो, और उनको अपमानित किया गया कि निकलो यहाँ से तुम, गुंडागर्दी की गई। तब वो जो है टिकैत भीतर से उसका हृदय रोया कि आज ये क्या तस्वीर हो गई है, आज मेरे बुजुर्गों को गुंडों से अपमानित कराया जा रहा है, एमएलए खड़े हुए हैं और सरकार कह रही है कि ये किसान सारे के सारे जो है ये खाली ये यहाँ पर राष्ट्रीय तत्व हैं। तो तब उसने रो करके अपनी बात कही और ये एक बाकायदा इस दुनिया का एक साइंस का सिद्धांत है। ये जब किसी आदमी के दिल से कोई बात निकलती है तो उसको जो भी उसी भाव से देखेगा सुनेगा, उसका भी दिल उसी तरह से। सारा देश रोया। रात के 12 बजे वो जाकर के जो है जींद के पास कंडेला खाप, उनके हजारों लोग आ गए सड़क पर, चंडीगढ़ रोड बंद कर दिया जगह जगह से। मैं रात के 2 बजे तक देखता रहा उस समय सोशल मीडिया की चीज़ें। लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, और हजारों लोग 2 घंटे के भीतर गाजीपुर बॉर्डर पर चले गए। जलालाबाद गांव के 400 आदमी 1 घंटे के भीतर वहां पर पहुंच गए और वो जो लोग घेरा डाल रहे थे और उन्हें अपमानित कर रहे थे वो वहां से धीरे धीरे खिसकते नजर आए। आज उसका नज़ारा क्या हो रहा है, आज वो राकेश टिकैत के पास सबसे बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। 50,000 लोग पंचायत कर ली वहाँ पर मुजफ्फरनगर में, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से तय कर दिया कि अब किसान ही तय करेगा कि भाग्य का फैसला कौन लिखता है। इसलिए ये षड्यंत्र सरकारें किया करती हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, बीजेपी ने बहुत लंबा समय विपक्ष में बिताया, सड़कों पर आंदोलन किए। स्वामीनाथन आयोग के लिए हमारे मित्र ओम प्रकाश धनखड़, मित्र इसलिए कहता हूँ मेरी उनसे मित्रता है, किंतु वो भी कई बार कपड़े निकालकर साइकिल पर उसको लागू करवाने के लिए निकला करते थे। आज सबके सबकी जुबान सील दी गई। तो भाजपा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अध्यक्ष हैं, परंतु सबकी जुबान सील दी गई है। वो भी कह रहे हैं कि वहाँ लेवल पर बहुत बड़ा डील हो रखा है, कॉरपोरेट हाउसेज के साथ समझौता हो रखा है, जिनके बड़े बड़े गोदाम बनने लग रहे हैं। नोलथा में और बम्बेवा में अडानी के बहुत बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, उन गोदामों की तैयारी हो रही है। तो किसकी हिम्मत है कि वो ऊपर के इसके खिलाफ कोई बोल पाएगा। इस नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ अब किसान जाग गया है,
अब तो हर गांव की हालत हो रही, सुबह उठते ही पंचायत करते हैं। मैं टिटोली गांव से अभी आया हूं सुबह, मेरा वहां आश्रम है, वहाँ मैं रात को चला जाता हूँ 12-1 बजे, सुबह तैयार होकर वापस लौटता हूँ। ये मेरे साथी यहाँ आर्य समाज का कैंप चलाते हैं, सोमवीर पहलवान, ओम सिंह पहलवान, ये वहाँ पर पूरा समय देते हैं। तो जब मैं वहाँ आया तो गांव से मुझे पता लगा 20 ठोड़े हैं गांव के, सारे गांव ने इकट्ठा होकर कह दिया 1 ठोड़े का 1 ट्रैक्टर, और एक सप्ताह भाई 1 ठोड़े के 1 ट्रैक्टर और उसके साथ 10 आदमी, गांव से दोबारा चंदा हो गया। एक गांव के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, एक खाप के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। क्या गवर्नमेंट की एजेंसी फेल हो गई है? उनको इस रिपोर्ट का नहीं पता? ये आंदोलन चंद लोगों का नहीं है, ये कुछ सिख भाइयों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और ज़मीन खिसक रही है। सत्तारूढ़ लोगों को बहुत आराम से समझ लेना चाहिए और अपनी हेकड़ी दूर धर के और सरेंडर कर देना चाहिए किसान के आगे आके कि बोलो तुम क्या चाहते हो। ये लो तीलो कानून ख़त्म, MSP भी हम अपने ऊपर 2-4 लाख करोड़ का अगर बोझ भी आएगा वो भी हम कहीं कहीं से इंतजाम करेंगे, किंतु किसान को हम नहीं मरने देंगे। ये बात कहने की ज़रूरत है। ये तो दीनबंधु सर छोटू राम का इलाका है, जिन्होंने अंग्रेज़ की सरकार को चुनौती दे दी थी वायसराय को कि तुम 6 रुपये मण का गेहूँ मांगते हो, मैं 10 रुपये मण से नहीं दूंगा। जब वायसराय ने कहा तुम कौन हो, कैसे रोक सकते हो, मैं गवर्नर से बात करूंगा, मैं तुम्हें वहाँ से सस्पेंड कराऊंगा मिनिस्टर से, तब वो निकले थे कहकर कि तुम कराना। पंजाब की धरती पर पैदा हुआ एक गेहूं का तिनका, खड़ी फसल में आग लगवा दूंगा अगर मेरा किसान लुटता दिखाई देगा तो। और उसके बाद गवर्नर से पूछा था वायसराय ने, हु इज़ दिस छोटू राम, ये कौन है? बड़ी हेकड़ी भरी इस आदमी ने, ये 10 रुपये मण से नीचे भाव नहीं देना चाहता। तब उसने कहा था छोटू राम को अगर छेड़ दिया तो पूरे पंजाब में आग लग जाएगी, इसलिए फिर वायसराय ने 11 रुपये मण का भाव दिया था। आज किसान इस ताकत में है। मैं ये कहता हूँ कि अब सरकार को इनकी बहुत अधिक परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बहुत अधिक टेस्ट नहीं लेना चाहिए। छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लोगों को भेज रहे हैं कि हम तंग आ गए, रास्ता क्यों रोक रखा है? ये स्थानीय निवासी हैं क्या? रास्ते पे नहीं तंग आया, यहाँ पर सब लोग खुश हैं। यहाँ तो लाखों हजारों लोगों को भोजन मिल रहा है। जो गरीब पड़े यहाँ बेचारे मजदूर, उनके घर में रोटी नहीं बनती है, आंदोलन उनको रोटी दे रहा है पिछले 2 महीने से, वो सारे खुश हैं कि सारा साल चलाओ आंदोलन, हमें कोई परेशानी नहीं, किसी को परेशानी नहीं। सारे व्यापारियों को खूब यहाँ विक्रय हो रहा है, सब खुश हैं। चंद भाड़े के लोग जिनको पैसा दे के लाते हैं, नारे लगवाते हैं और फिर पुलिस साथ भेज देते हैं। कितना गलत तरीके से आंदोलन को फिजल आउट करने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि ये टोटके इनके पुराने हैं, अब ये टोटके चलेंगे नहीं। अब तो सरेंडर करना पड़ेगा मोदी जी को, किसानों के सामने मत्था झुका के आना पड़ेगा। बोलो क्या चाहते हो अन्नदाता हो, मेरे से जो अब तक हुआ अब मुझे माफ़ करो, ये पकड़ो, अपने ये कानून में ख़त्म करता हूँ, ये कहना पड़ेगा और कोई विकल्प इस समय नहीं बचा हुआ है। स्वामी जी, मैं एक लास्ट सवाल का जवाब से चाहता हूँ। आप सन्यासी हैं और इसके बावजूद आपको आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ा, समर्थन करना पड़ा, लेकिन आप देश की मीडिया के बारे में आप क्या कहोगे, जो इन्हीं किसानों को आतंकवादी बताती हैं, खालिस्तानी बताते हैं, और आप सन्यासी होते हुए भी यहाँ खड़े आपको आना पड़ा है, तो ये जिम्मेदारी कब आएगी इस मीडिया में? देखो, पहले तो मैं सन्यासी के बारे में थोड़ा बता दूं। मैं सन्यासी हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं निठल्ला हूं या मुझे किसी के प्रति संवेदना नहीं है। सन्यासी तो बनता ही आदमी तब है जब वो सब लोगों को अपने परिवार का सदस्य मान लेता है। जिस परिवार में उसका जन्म होता है उसको छोड़ देता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इनसे ऊपर उठकर सन्यासी बनता आदमी। उसके लिए फिर सब लोग उसके परिवार के लोग होते हैं। वो कोई मजहब, संप्रदाय, जात पात नहीं देखता, वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात सोच के निकलता है। इसलिए जब भी समाज पर विपत्ति आई, जब भी समाज पर संकट आए, तो सन्यासियों ने ये भूमिका पहले भी निभाई है। बड़े बड़े हमारे महापुरुषों ने ये काम किया। ऋषि दयानंद खुद सन्यासी थे, बहुत सारे सन्यासी मठों में बैठे हुए। दादा सरदार अर्जुन सिंह स्वामी दयानंद के कितने परम शिष्य बने थे। भगत सिंह की शिक्षा आर्य समाज की शिक्षा में हुई, तब वो क्रांतिकारी और अपने फांसी का फंदा उन्होंने चूमा। तो सन्यासी का धर्म है लोगों के संकट में, दुख में उनके साथ आना। तो मैं इसीलिए इसके साथ खड़ा हूँ। और भाई, हमारी तो परंपरा है। ऋषि दयानंद ने किसानों को राजाओं का राजा कहा है। उनके बाद दीनबंधु सर छोटू राम, वो किसान आर्य समाज से जुड़े थे, उन्होंने जो किसान के लिए क्या सब जानते हैं। स्वामी दयानंद की प्रेरणा से सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा, और लाला लाजपत राय, लुधियाना में 1906 में उन्होंने किसान आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा था पगड़ी संभाल जट्टा।
और उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये सब आर्य समाजी थे। चौधरी चरण सिंह तो आर्य समाज गाजियाबाद के मंत्री रहे 4 साल, जब वो प्रैक्टिस करते थे, और वो किसानों के बहुत बड़े नेता थे। स्वामी इंद्रवेश जी जो आर्य समाज के बहुत बड़े सन्यासी थे, रोहतक के लोकसभा के सदस्य भी थे, उन्होंने 1973 में आंदोलन किया था, और आज वो आंदोलन दोहरा रहा अपने आप को। उस समय 23 अकाली MLA प्रकाश सिंह बादल जी उनको लेके आए, और दिल्ली के विज्ञान भवन के सामने स्वामी जी का भूख हड़ताल चल रही थी। 3 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की, सिख MLAs ने, हरियाणा के MLA नहीं आए उसमें, और हज़ारों सिख भाई करनाल में गिरफ्तार हुए। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था उस समय, हम भी थे वहाँ पर, और रेलवे स्टेशन पर जो हमने देखा था तांडव, बड़ा भयानक रूप हुआ था। तो आंदोलन की पुरानी परंपरा, स्वामी जी ने 20 दिन भूख हड़ताल की और 76 रुपये से 105 रुपये का भाव दिलवाया। हम तो परंपरा से किसान के हितैषी हैं। महर्षि दयानंद तो राजाओं का राजा कह रहे हैं कि इन राजाओं के साथ अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और इसमें मैं कहता हूँ प्रेस की जो भूमिका है, जो भूमिका उसकी होनी चाहिए, निष्पक्ष सत्य को सामने लाना, नहीं निभा रहे हैं। वो नहीं निभा रहे हैं, बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। इतना लचर किस्म की, इतनी घटिया किस्म की टिप्पणियां करते हैं, ऐसा नेगेटिव पिक्चर ला करके छापते हैं कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। मैंने खुद देखा परसों सिंगू बॉर्डर के ऊपर एक बूढ़े किसान सिख थे, उनके ऊपर जिस ढंग से लाठियां पड़ी, वो घायल हो गए, बेहोश हो गए। उनका जो पाग थी, पगड़ी, वो सड़क के ऊपर बिखरी पड़ी है, उसको तो पुलिस लपक करके उठा ले गई। और जब पुलिस के 2-3 हमारे कांस्टेबल और वहाँ के अलीपुर के SHO, उनके साथ एक सिख भाई टकरा रहा है, उसकी तलवार उसके हाथ, उसको दिखाया गया। क्यों नहीं दूसरा भी फोटो साथ में दिखाया गया। मैं सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं दावे से कहता हूँ आंदोलन इतना नहीं उठता, क्योंकि वो जो मीडिया है वो तो आंदोलन को पंक्चर कर रहा है, सबोटेज कर रहा है, फेल कर रहा है, गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। प्रचार कर दिया, लोग गए, आंदोलन फेल हो गया, ख़त्म हो गया। 10 आदमी आते कहते सारा इलाका इकट्ठा हो गया। 40 आदमी, 40 गाँव की पंचायत हो गई कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, गाँव की लिस्ट बताओ, कौन से गाँव की पंचायत हुई? झूठ बोल रहे हैं। एक भी गाँव की पंचायत नहीं हुई कि आंदोलन के खिलाफ हम हैं। कोई भी नाम बता के देते, नाम नहीं छापे, नाम बताओ। जिस गांव का नाम आएगा उसी गांव के लोग तैयार बैठे लठ लिए हुए। कौन है शरारती हमारे गांव को बदनाम कर रहा? जो भी एक आध शरारती गांव का ऐसा मिलेगा, गांव के लोग उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। यहाँ तो तय कर दिया कई खापों ने, अभी आज छपा अखबार के अंदर, और इन्हीं के अखबार में छपा है जागरण में, उसमें लिख रखा है कि सारे MLA MPs का सोशल बाइकाट। अभी तो शाम के अंदर धर्मवीर को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो किसान आंदोलन का समर्थन करो, वरना तो तैयार हो जाओ, तुम्हारा पुतला फूकेंगे और सामाजिक बहिष्कार करेंगे। कितना बड़ा आंदोलन बन चुका है ये, और इनकी आंख नहीं खुल रही है। दुष्यंत चौटाला भी कह रहे थे इस्तीफा देंगे। अच्छा, क्यों किसी को मेरे से ऐसी भाषा बुलवाओ? दुष्यंत चौटाला तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि पैदा होते ही किसी आदमी को मर जाना, वो राजनीति में शुरू हुआ था, किंतु इतना इमेच्योर निकला, वो इमेच्योर मैं कहूँगा। चौधरी देवीलाल जैसा इतना बड़ा योद्धा, आज उसका नाम लेकर के राजनीति करने वाला वो व्यक्ति आज फेल हो गया, वो त्याग नहीं कर पाया। पहले ही दिन पिपली कांड के ऊपर सरकार से अलग हट के वो खड़ा हो जाता, आज वो हरियाणा का बहुत बड़ा एक नेता बनता। राकेश टिकैत कोई हरियाणा में पैदा थोड़ा हुआ है। राकेश टिकैत की आंखों की बूंदें आज हरियाणा के और सारे देश के किसान को कैसे जागृत कर दिया। आंदोलन दोबारा एकदम अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया। ये समय होता है, और दुष्यंत चौटाला उसमें फेल हो गया, और मैं समझता हूँ कि शायद ही भविष्य कभी उसको दोबारा माफ़ कर सके, आगे समय बताएगा। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि किसानों की मांगें माननी पड़ेंगी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कृषि कानून सही हैं, कल भी उन्होंने कहा है, तो आपको लगता है वो मानेंगे? देखो, मैं तो इस बारे में अब क्या कह सकता हूँ। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि सब कुछ कहते कहते भी राजनीति में एक सिद्धांत है, जितनी बार झूठ बोलते जाओ, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो पीछे हट जाओ। कई लोग हमें बताते हैं कि जब कोई अपराध कबूल कराना हो, पुलिस में ट्रेनिंग होती है। पहले हमारे इसी इलाके के बहुत अच्छे मित्र थे MLA चौधरी उदय सिंह दलाल, वो कहा करते, बोले उन्होंने पुलिस में थे, वो रहे थे, बोले हमें ट्रेनिंग देते थे कि वो जो अपराधी है उसको अगर जुर्म कबूल कराना हो तो क्या करें, बोले उसको जिरकाओ। बोले जी ना जिरके तो, बोला और जिरकाओ। बोले फिर भी ना जिरके तो खुद जिरक जाओ खुद पीछे हट जाओ। सवाल यही होता है। राकेश टिकैत की ताकत देखकर 4000 पुलिस के लोग
जो भेड़ियों की तरह से उनके ऊपर टूट के पड़ रहे थे। उस समय इतना भयावह वातावरण था, हर आदमी डर रहा था ये मारे नहीं, हमारी पिटाई ना करें। कभी लाठियाँ बंदूकें तनी हुई हैं, थोड़े से लोग वहाँ रह गए थे और इलाके के भी कुछ शरारती लोग आके बेइज्जती कर रहे थे बुजुर्गों की। उस समय जो है वो पुलिस भी जिरकी पीछे, जब उसने देखा जनता आ गई, और अगले दिन के बाद तो सिनेरियो ही बदल गया। आज सरकार क्यों नहीं उठाने आ रही? यहाँ भी लगा दी थी सीआरपी, पीछे भी डाल रखी है सीआरपी। आज उन सीआरपी और पुलिस की सारी चीज़ें बंद हो गई वापस। क्यों? क्योंकि जनता जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज जनता पूरी तरह से खड़ी हो गई। हरियाणा का एक एक गांव उबल रहा है। सरकार का दायित्व है, एक लोक कल्याणकारी राज्य के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, ये लाला जी की दुकान नहीं है कि यहाँ नफ़ा और नुकसान देखा जाता है। यहाँ तो सरकार तो लोगों के भलाई के लिए बनाई जाती है, इसलिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे स्वामी आर्यवेश जी। आप देखिए संत होते हुए कैसे ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पे कर रहे हैं, और इनकी बातें अगर सरकार सुने, प्रधानमंत्री तक पहुँचे तो आंखें खोलने वाली हैं।